स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर में। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिएगा, बेसिकली जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आरआरबी एनटीपीसी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए। जितने भी शिफ्ट्स आए उन सभी के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चंस आए और फिजिक्स से जितना भी आपको कराया गया था, दिल से यकीन मानिएगा वो सारा का सारा आप खुद देख सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आगे आने वाले शिफ्ट्स की, तो उसमें भी आपके फिजिक्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। उन सभी से आपको आज भी एक बार दोबारा से रूबरू कराएंगे, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स फटाफट से जुड़ जाओ। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स यहां पर जुड़ सकें और अपने कंसेप्ट्स को पहले से और अच्छा कर सके। उम्मीद करूंगा कि आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से सभी जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन्हें रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन शॉर्ट पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हीट के चैप्टर यानी कि ऊष्मा से संबंधित कुछ बेहतरीन प्रश्न जो कि आपके एग्जाम का हिस्सा बनते हैं और आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से जुड़ जाओ, ताकि हम हीट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छे से आज की क्लास में भी हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं आज की क्लास का द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ताकि आप इन सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर सके। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, बताएंगे कमेंट करके उस डिवाइस का नाम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उस उपकरण का नाम बताएं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शंस है डायनेमो, इलेक्ट्रिकल मोटर या फिर स्टीम इंजन। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आपसे पूछा गया उस यंत्र का नाम बताएं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही यार। जल्दी से बताएं उस उपकरण का नाम जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बहुत बढ़िया। देखिएगा ऑप्शंस आपसे क्या क्या पूछे गए हैं, डायनेमो, इलेक्ट्रिकल मोटर या स्टीम इंजन। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया यार। देखिएगा आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, तो काफी बार मैं आपको बता चुका हूं कि इसका एक छोटा सा हिंट है जो आपको याद रखना है। आंसर बनता है इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है, याद रखिएगा, ई से इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एम से मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और अगर हम डायनेमो या जनरेटर के बारे में बात करें तो याद रखिएगा ये इसके अपोजिट काम करता है, मतलब मोटर के विपरीत काम करता है। ये क्या करता है, बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा को, याद रखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सिंपल सी बात करेंगे, छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम का हमेशा से हिस्सा बनते हैं। उन सभी को बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि कैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में एनर्जी में बदल जाती है, तो कैसे पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो संरक्षित रहती है। चलेगा, आगे बात करेंगे। What is the SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? पूछा गया विशिष्ट ऊष्मा की SI यूनिट क्या है, आपको बताना है विशिष्ट ऊष्मा की SI यूनिट क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और आपकी नॉलेज के लिए सबसे पहले बता दिया जाए कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। बहुत अच्छे यार। अगर आपसे पूछ ले स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो आप सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है आपके पास एक पदार्थ, मान के चलते ये आपके पास है सब्सटेंस, ठीक है। अब आपने इसे किया गर्म, तो आप सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि कोई पदार्थ ऐसा होता है जो जल्दी गर्म हो जाता है और कोई देर में गर्म होता है। ऐसा हमारे साथ भी तो लागू होता है। वैसे ही जब भी किसी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है तो कोई सब्सटेंस जल्दी आग पकड़ लेता है और कोई देर में आग पकड़ता है। इसी को उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कि स्पेसिफिक हीट का मतलब हुआ कि किसी भी पदार्थ को गर्म होने के लिए या फिर उसके तापमान में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए कितनी बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी, उसी को उसकी विशिष्ट ऊष्मा कह देते हैं। अब विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। फॉर्मूला क्या बनता है, याद रखेंगे, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, जहां पर Q का मतलब क्या होता है, याद रखेगा, बाहर से दी गई ऊष्मा।
अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, यानी कि बाहर से दी गई ऊष्मा, बाहर से दी गई ऊष्मा। m का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे द्रव्यमान। c का मतलब क्या है आपसे पूछ ले तो याद रखना विशिष्ट ऊष्मा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक हीट। इसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। और अगर आपसे पूछ ले डेल्टा टी क्या होता है, तो डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। क्या मतलब होता है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में बदलाव। क्या मतलब होता है, तापमान में बदलाव। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको यहां से C का फॉर्मूला निकालना है तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर Q अपॉन m डेल्टा टी। यहीं से आप इसकी ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखो हीट की क्या होती है, जूल, मास की क्या होती है, किलोग्राम, और टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका आंसर आ रहा है बी, सभी को कांग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जूल पर किलोग्राम केल्विन यहां से आपका कन्वर्जन करके यूनिट बन जाता है। तो आपको ये बस छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया का नाम बताएं। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम गैस को तरल में बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया का नाम बताएं। देखिएगा अलग अलग कन्वर्जन प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग कन्वर्जन प्रोसेसेस होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम का हिस्सा भी बनते हैं। समझाता हूं कैसे कैसे आपसे अलग अलग प्रोसेसेस के क्वेश्चन एग्जाम का हिस्सा बनते हैं, और जब पूछा जाए तो आपको उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिएगा ध्यान से यहां पर कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपसे कहा जाता है कि आपके पास है सॉलिड यानी कि ठोस, और आपको उसमें बदलना है किसमें, लिक्विड में, यानी कि तरल में। आपके पास है लिक्विड और आपको उसे बदलना है किसमें, गैस में। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो बेसिकली कैसे करेंगे कन्वर्ट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड एंड देन लिक्विड से सॉलिड। देखिएगा सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसी को हम कहते हैं क्या, फ्यूजन। इसे कहा जाता है फ्यूजन। यानी कि सिंपल सी बात करेंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं पिघलना। सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं पिघलना। और आपको पता है जिस तापमान पर ये सॉलिड से लिक्विड की कन्वर्जन होती है, सॉलिड से लिक्विड की कन्वर्जन जिस तापमान पर होती है, इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसे क्या कहा जाता है, याद रखेंगे गलनांक बिंदु। इसे कहा जाता है गलनांक बिंदु, या फिर आप इसे कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहा जाता है, गलनांक बिंदु, या फिर आप कह सकते हैं इसे क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। इसी को कहा जाता है गलनांक बिंदु। दूसरी खास बात आपको क्या याद रखनी है, अगर कन्वर्जन हो रही है लिक्विड से गैस की, लिक्विड से कन्वर्जन हो रही है किसकी, गैस की, तो इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं बॉइलिंग, या इसे कहते हैं वेपराइजेशन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। इसी को कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और जिस तापमान पर यह प्रोसेस अचीव्ड होता है उसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट। उसे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट, उसे कहा जाता है क्वथनांक बिंदु। क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात, सिंपल सा कंसेप्ट जो कि आपके एग्जाम का हिस्सा बनता है। अगर कन्वर्जन हो रही है किसकी, गैस की लिक्विड में, ठीक है, तो इसे कहते हैं, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन, जो कि आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया। और इसी प्रोसेस की मदद से बादल भी बनते हैं। संघनन की प्रक्रिया क्लाउड्स फॉर्मेशन के लिए भी जिम्मेदार है। सिंपल सी बात है, क्लाउड्स, बादल जो बनते हैं वो भी संघनन के प्रोसेस से ही बनते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि आपको कन्वर्ट करना है किसे, लिक्विड को सॉलिड में, किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड को सॉलिड में, तो इसे कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, जमने की प्रक्रिया। और जिस टेम्परेचर पर यह पॉइंट अचीव्ड होता है इसे कहा जाता है, सिंपल सी बात याद रखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हम कहेंगे इसे हिमांक बिंदु। कितना कहेंगे, हिमांक बिंदु। अगर आपको सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलना है, एक और पॉइंट ध्यान से समझिएगा, सॉलिड को गैस में बदलना है या गैस को सॉलिड में बदलना है, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि सॉलिड को गैस में बदलना
क्या कहलाता है? डायरेक्टली अगर आपको गैस में इसे बदलना है तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन का नाम हम इसे देते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन का नाम हम इसे देते हैं। तो यह भी बात आपको याद रखनी है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कपूर, नेफ्थलीन बॉल्स, जो सीधा सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हैं? सब्लिमेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसलिए अनडाउटली इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, गैस से लिक्विड आपसे पूछा गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। आंसर बनता है संघनन की प्रक्रिया, जिसे हम कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? याद रखेंगे, कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। चलेगा, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है? बताएंगे। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज मतलब समुद्र की हवा और भूमि की हवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। बताएगा ये किसके कारण होती है, कौन सा प्रोसेस इसके लिए जिम्मेदार है? आपसे ऑप्शन में पूछा गया चालन की प्रक्रिया, संवहन की प्रक्रिया या विकिरण की प्रक्रिया। बताएंगे चालन की प्रक्रिया, संवहन की प्रक्रिया या विकिरण की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया के आधार पर बेसिकली ये प्रोसेस कैरिड अप होता है? समुद्र की हवा और भूमि की हवा किसके कारण चलती है? चालन, संवहन और विकिरण। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, काफी बार हम अपने लेक्चर के दौरान इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। आंसर बनता है संवहन की प्रक्रिया, क्योंकि आपको पता है इस प्रोसेस के दौरान गर्म हवा जो कि हल्की होती है ऊपर की ओर जाती है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और याद रखिएगा गर्म हवा क्योंकि हल्की होती है, हल्की होने की वजह से ये ऊपर की ओर जाती है। और जो ठंडी हवा होती है, जो कोल्ड एयर होती है, याद रखिएगा जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की ओर आती है, क्योंकि वो बेसिकली क्या होती है? भारी होती है। तो सिंपल सी बात है, हॉट एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर नीचे आती है, फिर से हॉट एयर ऊपर चली जाती है, कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली आपका चलता रहता है। और याद रखिएगा, आपसे पूछ ले कि ये प्रोसेस कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? कन्वेक्शन बनेगा। और इसी वजह से समुद्री समीर और थल समीर का जो प्रोसेस है वो बेसिकली कैरिड अप होता है। यहां पर भी देखिएगा, आपको 3 प्रोसेसेस को समझाया गया है, तीनों प्रोसेसेस आपकी नजर में हैं। आप देख सकते हैं कि यह प्रोसेस है कंडक्शन का, जिसमें आपको चालन की प्रक्रिया दिखाई गई है। एक इंसान एक मेटलिक रॉड को लेकर यहां पर खड़ा है, और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये वाला मॉलिक्यूल गर्म होगा, फिर ये साथ वाले को गर्म करेगा, और ऐसे करते करते लास्ट तक जब इस इंसान के ये रॉड से हीट जो है वो इसको मिलेगी, तो ये बेसिकली इस रॉड को लेफ्ट कर देगा। और याद रखिएगा, कंडक्शन का प्रोसेस किसमें होता है? ये प्रोसेस होता है ठोस वस्तुओं में, यानी कि सॉलिड में। ठीक है। अगर बात करें कन्वेक्शन के बारे में, यानी कि संवहन की प्रक्रिया के बारे में, तो आप सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि जो संवहन की प्रक्रिया है वो तरल और गैस में होती है, यानी कि लिक्विड्स एंड गैसेस में होती है। किस किस में होती है? तरल और गैस में होती है। तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि संवहन की प्रक्रिया तरल और गैस में होती है, कंडक्शन की प्रक्रिया सॉलिड में होती है, और रेडिएशन यानी कि विकिरण बिना किसी माध्यम के निर्वात में हो जाता है, बिना किसी माध्यम के निर्वात में हो जाता है, यानी कि वैक्यूम में हो जाता है। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि जिस प्रोसेस में जैसा आंसर आएगा उस हिसाब से हम अपना आंसर देंगे। याद रखना है कुछ खास बातें, जैसे कंडक्शन का प्रोसेस सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस लिक्विड्स और गैसेस में होता है, और जो रेडिएशन का प्रोसेस है वो बिना किसी माध्यम के हो जाता है। आगे बात करेंगे, बताएंगे वो तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक जैसी रीडिंग शो करते हैं। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने एक समान मात्रा दर्शाते हैं, वो तापमान कौन सा है? आपको बताना है। टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो द सेम टेम्परेचर रीडिंग, वो कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक जैसी मात्रा दर्शाते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है, इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट स्टार डाल दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपसे यहां पर पूछा गया, वो तापमान बताना है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक जैसी मात्रा दर्शाते हैं। काफी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद भी स्टूडेंट गलत कराते हैं, बहुत बुरा लगता है। गलतियां नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। याद रखिएगा आंसर बनता है -40 डिग्री। आंसर क्या बनेगा? -40 डिग्री। याद रखिएगा -40 डिग्री वो तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो स्केल है वो एक जैसी मात्रा को दर्शाते हैं, वो एक जैसी रीडिंग को क्या करते हैं? शो करते हैं। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बताएंगे थर्म किसकी यूनिट है?
थर्म किसकी यूनिट है? बताएं, थर्म किसकी इकाई बनती है? थर्म किसके लिए यूज होता है? आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं जिनसे हीट बेसिकली रिलीज आउट होती है, हम कहते हैं उन्हें हम थर्मल पावर प्लांट्स के नाम से जानते हैं। वी कॉल देम एज थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्म किसकी यूनिट है यह आपसे पूछा गया। बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनसे बेसिकली हीट बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा, इनसे हीट बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और अगर हम बात करें कि थर्म किसकी यूनिट है, तो याद रखेंगे थर्म सिंपल सी बात है, तापमान की यूनिट नहीं है, एनर्जी की भी यूनिट नहीं है। आपसे पूछ ले किसकी यूनिट है, तो याद रखेंगे ऊष्मा की यूनिट है। किसकी यूनिट है? ऊष्मा की यूनिट है। और हीट की अगर हम बात करें, अलग अलग यूनिट्स होती है। समझाता हूं कौन कौन सी यूनिट हीट की होती है। देखिएगा एक बार यहां पर ध्यान से, अगर हम बात करें ऊष्मा के बारे में, तो आपको पता है ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें गर्मी का एहसास दिलाती है। ऊष्मा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाती है। मतलब इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर, यानी कि उच्च तापमान से कम तापमान की ओर संचार करती है। अगर हम हीट के बारे में बात करें, तो हीट की एक यूनिट बनती है जूल। क्या बनती है? जूल। दूसरी यूनिट बनती है हीट की, याद रखेंगे कैलोरीज। क्या बनती है? कैलोरीज। तीसरी यूनिट बनती है, याद रखना, थर्म, जो अभी अभी हमने पढ़ी है। और फोर्थ यूनिट बनती है बीटीयू। बीटीयू का मतलब होता है, याद रखेंगे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या बनता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चारों ही किसकी यूनिट बनती है? याद रखेंगे ये हीट की यूनिट्स बनती है। ठीक है, तो बेसिकली ये चारों किसकी यूनिट है आपको पता होना चाहिए, हीट की यूनिट होती है। और इन सभी के बीच में ना याद रखेंगे एक रिश्ता होता है। मतलब इन सभी के बीच में क्या है ना, एक रिलेशन है। देखिएगा, रिलेशन क्लियर करते हैं कि इन सबके बीच में क्या रिश्ता होता है, वो एक बार यहां पर देखिएगा, समझिएगा कि इनके बीच में कैसा रिश्ता बनता है। देखिएगा साफ साफ यहां पर दिखाया गया कि अगर हम यूनिट्स ऑफ हीट के बारे में बात करें, ऊष्मा के यूनिट्स के बारे में बात करें, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ऐसा यूनिट बनता है ना हीट का, वो क्या बनता है? वो बनता है जूल। क्या बन जाता है? जूल। एक जूल के अंदर 0.24 कैलोरी होती है। एक कैलोरी के अंदर याद रखेंगे 4.186 जूल होता है। एक किलो कैलोरी के अंदर 1000 कैलोरी है। और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट के अंदर पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल देना, 252 कैलोरीज है। कितनी कैलोरीज है? 252 कैलोरीज है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट के अंदर। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है? ये कहा गया साफ साफ कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट है 1 पौंड जल का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है ना, उसी को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। याद रखिएगा, अच्छा पॉइंट है, मिस नहीं कर सकते, समझ लीजिएगा। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती है और एक जूल के अंदर 0.24 कैलोरी होती है और एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है। कुछ खास बातें हैं जिनका विशेषकर ध्यान रखना है, मिस मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है और हीट का चैप्टर आपका यहां से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बनता है, जिसके बारे में आपको यहां पर विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बना। बताएंगे टेम्परेचर एट विच वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी। बताएंगे कौन से तापमान पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ये तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, आपको पता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तब भी मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके डायरेक्टली एग्जाम में देखे जा रहे हैं। पूछा जाता है पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस तापमान पर होता है, तो आपको पता है कि डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम कहते हैं कि डेंसिटी का मतलब होता है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, यानी कि मास और वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल सही कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही यार। तो पॉइंट बस इतना सा समझ लीजिएगा, आपसे पूछ ले पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस तापमान पर होता है, तो आंसर बनेगा 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्या बनता है? 4 डिग्री सेल्सियस। और याद रखेंगे क्योंकि पानी का घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर है, तो अगर आपसे पूछ ले वो तापमान बताइएगा जिस पर पानी का आयतन सबसे कम है, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, तापमान जिस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, तापमान जिस पर पानी का आयतन सबसे कम होता है, पानी का आयतन सबसे कम है, तो पानी का आयतन सबसे कम किस पर है?
तो सबसे कम किस पर होता है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 4 डिग्री, क्योंकि यहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और आपको पता ना यार कि जिस तापमान पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आयतन क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन ले आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताएंगे क्रायोजेनिक साइंस का संबंध किसके साथ है। क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू, क्रायोजेनिक शब्द का संबंध किसके साथ है, यह आपको कमेंट करके बताना है। क्रायोजेनिक साइंस किससे जुड़ी हुई है। आपका ए ऑप्शन है हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान, लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। क्या लगता है क्या आंसर आएगा। क्रायोजेनिक के बारे में आपसे पूछा गया, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही यार। क्रायोजेनिक के बारे में अगर हम बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। और रॉकेट साइंस के बारे में अगर हम बात करें या एरोनॉटिकल साइंस के बारे में बात करें, तो वहां से यह शब्द जो है वो आइसोलेटेड अप हुआ है। देखिएगा, क्रायोजेनिक का जो संबंध है अगर आपसे पूछ ले वो किसके साथ है, तो आपका आंसर आता है लो टेम्परेचर। इसका आंसर बनता है क्या, लो टेम्परेचर, कम तापमान के साथ इसका संबंध है। साथ ही साथ कुछ खास बातें हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछ लेते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस का नाम बताएं जिसका संबंध फ्रिक्शन के साथ है। मतलब ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद फ्रिक्शन, दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फ्रिक्शन। पूछ लेते हैं विज्ञान की शाखा का नाम बताएं जिसमें हम घर्षण का अध्ययन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है। विज्ञान की शाखा जिसमें हम घर्षण का अध्ययन करते हैं, जिसमें घर्षण का अध्ययन किया जाता है, घर्षण का अध्ययन होता है, किया जाता है, तो याद रखिएगा तब आपका आंसर क्या बनेगा, तब आपका आंसर बनता है ट्राइबोलॉजी। क्या बनता है, ट्राइबोलॉजी। पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंसर बनता है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी विज्ञान की वे शाखा है जिसमें हम घर्षण का अध्ययन करते हैं, आई मीन टू से जिसमें हम फ्रिक्शन की स्टडी करते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई टेम्परेचर को आसानी से नाप सकता है, कौन सा यंत्र है जो उच्च तापमान को आसानी से नाप सकता है, तब आपका आंसर आएगा पायरोमीटर। जैसे अगर हमें सूर्य के पृष्ठ का तापमान मापना है जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस है, अब इतने हाई टेम्परेचर को नॉर्मल थर्मोमीटर से तो नहीं नाप सकते, तो उसे हम किससे नापेंगे अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखना तब आपका आंसर बनेगा क्या, पायरोमीटर। क्या बनेगा, पायरोमीटर। तो पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे उच्च तापमान को मापा जाता है, जिससे हाई टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है। वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम कम तापमान पर जाकर स्टडी करते हैं, याद रखें उसे क्रायोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे क्रायोजेनिक कहते हैं। और अगर आपसे पूछ ले वो विज्ञान की शाखा जिसमें हम घर्षण का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तब आपका आंसर क्या आएगा, याद रखेंगे ट्राइबोलॉजी। क्या आंसर आएगा, ट्राइबोलॉजी। चलेगा। बताएंगे व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर, ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। एंड मेक श्योर कि आप इसे सेल्सियस में बताएं। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेते हैं, क्योंकि पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार, इतना सा पूछा है, इससे आसान क्या लोगे, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया फ्रेश वाटर का, ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है ये आपसे पूछ लिया गया है। सिंपल सी बात है, आपको पता है आंसर क्या बनेगा, 0 डिग्री। क्या बनेगा, 0 डिग्री। और तीनों टेम्परेचर में पता होना चाहिए। अगर केल्विन में पूछ ले तो आएगा 273, फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले, अगर फ्रीजिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट पूछ ले, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। कंफ्यूज मत होना, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पूछ लेते हैं बर्फ का गलनांक बिंदु, पूछते हैं बर्फ का गलनांक बिंदु। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का, तब भी याद रखेगा आंसर क्या बनेगा, 273 केल्विन, या इसी को हम कहते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कहते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत अच्छे। फ्रीजिंग पॉइंट फ्रेश वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। बहुत अच्छे यार। चलेगा, आगे बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। एक आइडियल गैस है जिसके पास n मॉलिक्यूल है पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दी जाती है किसके द्वारा, E के द्वारा। पूछा गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस गैस क्या होगा। प्रति इकाई मात्रा में n अणुओं के साथ एक आदर्श गैस की अपनी एक औसत गतिज ऊर्जा प्रति अणु द्वारा दी जाती है, तब इस गैस द्वारा जो दबाव डाला जाएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। आपके ऑप्शन है P = 2/3 Ne, P = 1/2 Ne,
P इज इक्वल टू 1/4 Ne या फिर P इज इक्वल टू 3/4 Ne। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया। और याद रखिएगा इसका संबंध किसके साथ है, इसका संबंध आदर्श गैस के साथ है। देखिएगा आदर्श गैस कौन सी होती है, आदर्श गैस वो गैस होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एक आदर्श है, मतलब इसके जैसी रियल गैस बनने की कोशिश करती है। और याद रखेंगे आइडियल गैस एक इक्वेशन को फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि आदर्श गैस का समीकरण होता है, एक इक्वेशन होता है जो यहां पर शो होता है। आपसे पूछ ले वो क्या है, तो वो बनती है PV इज इक्वल टू nRT। पूछ लिया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो याद रखें आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर P का मतलब होता है दबाव यानी कि प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन, T का मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि तापमान, R का मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बनता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, सभी को लिखते हुए चलना, सभी कुछ खास बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, R क्या बनता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बनता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले N क्या है, तो N है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब अगर प्रेशर का फॉर्मूला पूछ ले तो इसका आंसर याद रखिएगा 1/2 Ne होता है। क्या होता है, 1/2 Ne होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ खास बातें हैं, R की वैल्यू याद रखना पूछी जाती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। ठीक है, चलेगा, आगे बात करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एंड इनफैक्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल। आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताएं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। आप सभी ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर हम ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। आपको पता है वायु में नमी होती है, मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर इन द एयर। क्या मतलब होता है, मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि हम कहते हैं हवा में नमी। क्या कहते हैं, हवा में नमी। तो याद रखिएगा जो हवा में नमी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयुक्त में लाया जाता है उसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो आंसर बनता है हाइग्रोमीटर। क्या बनता है, हाइग्रोमीटर। तो याद रखें हाइग्रोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे आर्द्रता को मापा जाता है, जिससे ह्यूमिडिटी को मापा जाता है। एंड ह्यूमिडिटी को बेसिकली हम परसेंटेज में नापते हैं, इन शॉर्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये बात आपको याद रखनी है। तो बेसिकली कुछ खास क्वेश्चंस आ रहे हैं फिजिक्स से जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड शिफ्ट्स में देखे गए, और आगे आने वाली शिफ्ट्स में भी इनके आने के पूरे पूरे चांसेस है। मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। ह्यूमिडिटी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया कि आर्द्रता को मापने का यंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से ही संबंधित, मतलब इससे ही आप कह लीजिए मिलता जुलता एक नाम है जो जनरली आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, तो उसके बारे में भी जान लीजिएगा। नाम बनता है हाइड्रोमीटर। देखिएगा सिर्फ एक जो लेटर है ना वो चेंज हुआ है, यहां पर था G और यहां पर है D, और पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट का यूज बदल गया। हाइग्रोमीटर क्या कर रहा है, नमी माप रहा है, लेकिन जो हाइड्रोमीटर है ना ये डेंसिटी नापता है। ये क्या नापता है, डेंसिटी नापता है। जो तरल पदार्थ है ना, जो तरल पदार्थ है उसका घनत्व मापता है। तरल का घनत्व अगर हमें मापना है ना, तो हम लिक्विड सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी होती है ना, जो घनत्व होता है, उसे हम किससे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से नापते हैं। लेकिन हवा में जो नमी है ना, अगर वो मापनी है तो उसे हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, स्टार डाल दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चंस पर। आमतौर पे एग्जाम में प्रोसेसेस देखे जाते हैं, उनके बारे में भी हम यहां पर जिक्र भी करेंगे। पूछा गया एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान कौन सी भौतिक राशि बदलती नहीं है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट चेंज। आपके ऑप्शन है तापमान यानी कि टेम्परेचर, वॉल्यूम यानी कि आयतन, हीट यानी कि ऊष्मा, एंड डी इज ऑल अबाउट प्रेशर, दबाव। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट करके क्या लगता है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको इन चारों प्रोसेसेस के बारे में बताता हूं कि ये चारों प्रोसेसेस किस किस तरह के हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन यहां से बनता है। देखिएगा पहला प्रोसेस बनता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसे हम कहते हैं समतापीय प्रक्रिया। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा समतापीय प्रक्रिया।
नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब इस प्रोसेस के दौरान ना डेल्टा टी जीरो रहता है। सिंपल सी बात कहेंगे, तापमान में परिवर्तन नहीं आता, तापमान अपरिवर्तित रहता है, टेम्परेचर डू नॉट चेंज, तापमान अपरिवर्तित रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस बनता है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस। याद रखेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस, इसे कहते हैं समदाबीय प्रक्रिया। क्या कहते हैं? समदाबीय प्रक्रिया। और जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अगर हम बार के बारे में बात करें, बार, तो आपको पता है ना बार किसकी यूनिट है। काफी बार हम लेक्चर के दौरान भी डिस्कस कर चुके हैं कि बार जो है ना वो प्रेशर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है, दाब की यूनिट बनती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रेशर में कोई चेंज ना आए, मतलब जिसमें डेल्टा पी जीरो रहे, दाब में कोई परिवर्तन ना आए, प्रेशर बदले ना, दाब में कोई चेंज ना आए ना, उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस आपसे जो पूछा जाता है ना वो बनता है आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। इसे हम समकोरिक प्रक्रिया भी कहते हैं। और समकोरिक प्रक्रिया नाम से ही क्लियर है भाई। अगर हम बात करें कोर का, तो कोर का संबंध किसके साथ होता है? याद रखेंगे, वॉल्यूम के साथ है, आयतन के साथ है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आयतन में कोई चेंज ना आए, मतलब डेल्टा वी जीरो रहे, आयतन में कोई चेंज ना आए ना, उसे हम कह देते हैं समकोरीय प्रक्रिया। क्या कह देते हैं? समकोरीय प्रक्रिया। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आयतन कांस्टेंट रहता है, सिंपल सी बात करेंगे, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। फिर आता है आपका चौथा प्रोसेस जिसका नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या नाम बनता है? याद रखिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। जहां से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया, स्थिरोष्म प्रक्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया, याद रखेंगे, जिसमें हीट में कोई चेंज नहीं आता। बेसिकली डेल्टा क्यू जीरो रहता है, मतलब हीट चेंज नहीं होता, ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है, ऊष्मा का बदलाव देखने को नहीं मिलता। तो याद रखेंगे चारों प्रोसेसेस हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। आइसोथर्मल प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। आइसोबैरिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया जिसमें दाब में कोई परिवर्तन नहीं आता। आइसोकोरिक वो प्रक्रिया जिसमें आयतन में परिवर्तन नहीं आता। और एडियाबेटिक वो प्रक्रिया है जिसमें हीट में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, एक ऐसे प्रोसेस का नाम बताएं जिसमें ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन ना आए। तो याद रखिएगा उसका नाम बनता है, हीट से जो संबंधित प्रोसेस है उसका नाम बनता है एडियाबेटिक प्रोसेस। इसी को हम कहते हैं हिंदी में स्थिरोष्म प्रक्रिया। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इस तरह के जब भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो कोई भी भौतिक राशि से रिलेटेड प्रश्न आ जाए, आप इसे आसानी से यहां से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ले आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक साइंटिस्ट भी यहां पर आपको दिखाए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनके बारे में कि इनमें से कौन है जिन्होंने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तकनीक को विकसित किया। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक को विकसित किया। आपके ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना या डॉक्टर पीके इयंगर। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द आंसर? निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक को विकसित किया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, राजा रमन्ना या पीके इयंगर। बहुत ही फेमस, आपको पता भी होगा। अगर हम बात करते हैं अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में, परमाणु नाभिकीय तकनीक के बारे में या इस एक्सप्लोजन के बारे में, तो आप ये जानते हैं कि इनसे एक नाम हमारे दिमाग में आता है, भूमिगत परमाणु विस्फोट के बारे में अगर हम बात करें। और आपका जो आंसर बनता है वो बनता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्या बनता है? याद रखिएगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको यहां से पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, कौन सा कोयला ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऊष्मा का उत्पादन करता है पर यूनिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि कोयले से रिलेटेड पूछा गया। आपको पता है कोल एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है। अगर हम कोल के बारे में बात करें तो आप ये बात जानते हैं कि जो कोल है, कोयला है, वो एक जीवाश्म ईंधन है, इसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं।
और अगर हम बात करें कि ये जीवाश्म होते हैं, ये क्या होते हैं, तो आपको पता है ये पौधों और जानवरों के अवशेष होते हैं। आपको पता है जब पौधे या जानवर बहुत सालों पहले जब इनका निधन हो जाता है तो ये बेसिकली जब बरीड हो जाते हैं तो ये फॉसिल का रूप ले लेते हैं और इनसे हम बहुत ही अच्छे तरह के जो फ्यूल आइसोलेट कर लेते हैं उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे अगर हम कोयले के बारे में बात करें तो जो कोल है ना उसे पौधों के अवशेष से प्राप्त किया जाता है। जो कोयला होता है ना, याद रखेंगे, उसे जो पौधों के डेड रिमेन्स होते हैं, जो पौधों के डेड रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स के अवशेष होते हैं ना, उनसे इसे प्राप्त किया जाता है। तो पौधों के अवशेष से, याद रखिएगा, पौधों के जो अवशेष होते हैं ना उनसे कोयले को प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि कोयले कितने प्रकार का होता है तो याद रखेंगे कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। याद रखेंगे कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। और काफी बार मैं इसके बारे में आपको बता भी चुका हूं कि कौन सा कोयला जलते समय सबसे ज्यादा ऊष्मा का उत्पादन करता है। आपका आंसर क्या आएगा? याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, एंथ्रासाइट। क्या बनेगा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखेंगे एंथ्रासाइट वो कोयला है जिसकी क्वालिटी भी सबसे ज्यादा अच्छी होती है, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी कोल अगर आपसे पूछ ले कौन सा है तो आपका आंसर बनेगा एंथ्रासाइट। याद रखेंगे जिस कोयले की क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है वो जलते समय सबसे ज्यादा ऊष्मा भी उत्पादित करता है और जितनी ज्यादा ये ऊष्मा उत्पादित करेगा हम कहते हैं उतनी ही ज्यादा इसकी कैलोरीफिक मात्रा भी होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस कोयले की होती है तब भी आपका आंसर एंथ्रासाइट आएगा। अगर आपसे पूछ ले हाईएस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है तब भी आपका आंसर क्या बनेगा? याद रखेंगे एंथ्रासाइट बनेगा। तो यहीं पर लिख लीजिए हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक मात्रा जिस कोयले की है उस कोयले का नाम क्या है अगर आपसे पूछ ले तब भी आपका आंसर एंथ्रासाइट आएगा। आपसे पूछ ले सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है, हाईएस्ट क्वालिटी कोल कौन सा है, सबसे ज्यादा गुणवत्ता किसकी है, सबसे हाई क्वालिटी किसकी है, तब भी याद रखेंगे आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एंथ्रासाइट बनेगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है जहां से क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है। तो ये थे बेसिकली आज के आपके आरआरबी एनटीपीसी के हीट के चैप्टर से जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए। तो आज हमने हीट के चैप्टर से ही रिवाइज कर लिए सभी क्वेश्चन जो कि आपके एक्सपेक्टेड एमसीक्यू के पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने आज के सेशन से काफी कुछ सीखा होगा। आपको जो जो बातें पहले से भी कुछ ऐसी होंगी जो पता होंगी वो रिवाइज हो गई होंगी और आपने बहुत कुछ आज की इस क्लास के क्वेश्चंस के माध्यम से अपने माइंड के अंदर एक एनालिसिस बना लिया होगा कि क्वेश्चन किस किस तरह के आपके पैटर्न किस किस आधार पर पूछा जा रहा है। इसी तरह से मिलते रहेंगे हर शाम 5 बजे आपकी फिजिक्स की स्पेशल क्लास में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए अब तक के कुछ क्वेश्चंस और आगे आने वाली शिफ्ट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का एक हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा सेशन को डेफिनेटली। और अगर आप आज इस क्लास में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक हर बार की तरह मिलती रहे। सो दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ। बहुत अच्छा लगा आज आप सभी के साथ मुलाकात करते हुए और इस क्लास को लेते हुए। ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे हर शाम 5 बजे फिजिक्स की स्पेशल क्लास के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल गाइस। बाय बाय।